मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। बड़े शहरों में आज हर किसी के पास अपनी खुद की गाड़ी है, लेकिन फिर भी इन मेट्रोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसेस हमारी मदद करती हैं, तो मुंबई में लोकल और बेस्ट बसेस। इनके एक भी दिन बंद होने का मतलब ये है कि लोगों की लाइफ का रुक सा जाना। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खास हिस्सा माने जाने वाली बेस्ट बसेस की शुरुआत कैसे हुई और इनका नाम बेस्ट क्यों है? अगर नहीं पता तो जस्ट चिल, क्योंकि आज मैं यानी संदीप भट्ट बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की शुरुआत कर रहा हूं मुंबई नगरी की इन्हीं बेस्ट बसेस के साथ। बेस्ट का मतलब है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। वैसे इस नाम को सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन जब इसके बारे में जाना तो पता चला कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। दरअसल बॉम्बे में बेस्ट की मोटर बसेस की शुरुआत आज ही के दिन 1926 से हुई थी। उस वक्त इन बसों को बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे कंपनी के अंडर में चलाया जाता था, लेकिन 1947 में आजादी के बाद बेस्ट बसेस की जिम्मेवारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंप दी गई। बेस्ट की ट्रांसपोर्ट सर्विस मेन शहर के अलावा इसके आसपास सटे शहरों जैसे नवी मुंबई, थाने और मीरा भाईंदर तक है। इस डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन बसों के अलावा शहर के लिए बिजली का उत्पादन भी करता है। वैसे मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आइडिया एक अमेरिकन कंपनी द्वारा 1865 में दिया गया था। उस वक्त उन्होंने घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी के लिए लाइसेंस मांगा था। 27 नवंबर 1871 में बॉम्बे ओमनी बस सर्विस ने मालाबार हिल से फोर्ट के बीच बस सर्विस शुरू करने का प्रपोजल दिया, जिसके मंथली पास की कीमत 30 पाउंड्स थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इसके बाद 1873 में बेस्ट सामने आया और बॉम्बे ट्रामवे कंपनी लिमिटेड की शुरुआत हुई। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस कंपनी को शहर में बस सर्विस शुरू करने का लाइसेंस दे दिया और 1874 में बॉम्बे ट्रामवेज एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटी ने आने वाले करीब 25 सालों में इसे अपने अंडर में लेने की डील साइन की। और इसके बाद 1905 में बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड यानी बेस्ट कंपनी अस्तित्व में आई, जिसने 1926 में ट्रैम को रिप्लेस करके मोटराइज्ड बस की शुरुआत की। और इस तरह 15 जुलाई यानी आज ही के दिन 1926 में भारत की पहली बस सर्विस की शुरुआत हुई। लेकिन बेस्ट ने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया और देखते ही देखते साल के भीतर ही 6 लाख लोगों ने इसमें ट्रैवल किया। धीरे धीरे लोगों की संख्या भी बढ़ती गई और इसे गरीबों की सवारी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। और फिर 1937 में डबल डेकर बसेस को शुरू किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बेस्ट का मैनेजमेंट अपने अधिकार में ले लिया और यही वजह है कि आज बेस्ट देश की सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। दोस्तों, अब तक हम ऐसे बहुत से लोगों के बारे में जान चुके हैं जिन्होंने देश की आजादी में बेहद ही खास भूमिका निभाई है। उस दौर में पुरुषों के लिए ऐसा करना आसान था, लेकिन महिलाओं के लिए यह कदम उठाना बेहद ही मुश्किल। फिर भी इतिहास में कई ऐसी महिला फ्रीडम फाइटर्स के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस जंग में भाग लिया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज ही के दिन सन 1909 में आंध्र प्रदेश में जन्मी दुर्गाबाई देशमुख देश की एक ऐसी ही बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने आजादी के पहले देश के उत्थान के लिए काम किया और आजादी के बाद महिलाओं के सामाजिक विकास के लिए।
दुर्गाबाई आजाद भारत की दो बड़ी संस्थाओं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी रहीं। द आयरन लेडी के नाम से पहचानी जाने वाली दुर्गाबाई के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के दम पर आंध्र प्रदेश से बैचलर डिग्री उन्होंने प्राप्त की। छोटी उम्र से ही दुर्गाबाई भारतीय राजनीति में शामिल हो गई थीं। 1923 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन इनके होम टाउन काकीनाडा में हुआ तो ये एक वॉलंटियर के तौर पर इसमें शामिल हुई और साथ में ही चल रही खादी एग्जीबिशन में भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। देश के लिए दुर्गाबाई का प्यार और विश्वास पहली बार लोगों के सामने आया सन 1930 में। We will receive them in his name and for his sake we will not raise a hand. Long live Mahatma Gandhi! Long live Mahatma Gandhi! Long live! इस समय गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस दौरान इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर ना आने दिया जाए जिसके पास टिकट ना हो। उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अंदर नहीं आने दिया। जब ऑर्गेनाइजर्स ने दुर्गा को ऐसा करने के लिए मना किया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ और जब तक इनके पास एंट्री टिकट नहीं होगा ये अंदर नहीं जा सकते हैं। इस घटना के बाद पंडित नेहरू ने सभी के सामने दुर्गाबाई के इस जज्बे की तारीफ की। ब्रिटिश राज से आजादी के लिए दुर्गाबाई देश की आजादी में गांधी जी के फॉलोअर्स के रूप में अपने फर्ज को पूरा कर रही थीं। वो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ने वाली अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, जिस कारण अंग्रेजी हुकूमत ने दुर्गाबाई को 3 बार अलग अलग समय पर जेल में बंद भी किया। दुर्गाबाई ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी और फिर उन्होंने इन बच्चों के लिए स्कूल हॉस्टल के साथ साथ उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकने वाली एक वर्कशॉप को भी शुरू किया। आजादी के बाद वो लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुनी गईं, जिस दौरान उन्होंने बहुत से सोशल वेलफेयर लॉज को लागू करने की सफल कोशिश की। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के सदस्य के तौर पर दुर्गाबाई ने सोशल वेलफेयर के लिए तैयार की गई नेशनल पॉलिसी का पूरा समर्थन किया। इन योजनाओं का मकसद जरूरतमंद औरतों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, ट्रेनिंग और आवास मुहैया कराना था। दुर्गाबाई भारत सरकार द्वारा 1958 में स्थापित की गई नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन्स एजुकेशन की पहली चेयरपर्सन बनी। अपने पूरे जीवन में इन्होंने सिर्फ समाज और देश के उत्थान का सपना देखा और उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। दुर्गाबाई के इन सभी योगदानों का सम्मान करते हुए इन्हें यूनेस्को का लिटरेसी अवार्ड, नेहरू लिटरेसी अवार्ड और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इन्होंने एक समाज सेविका के तौर पर तो देश की सेवा की ही, साथ में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की शुरुआत भी की, जिसमें 1938 की आंध्र महिला सभा काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, 1962 में दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल और नई दिल्ली स्थित श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज भी शामिल है। देश के लिए दुर्गाबाई के योगदानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम होगी। इसलिए आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के जरिए हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थिएटर, दोस्तों, ये शब्द कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इस थिएटर से जुड़े जिस शख्स के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं, उनके बिना ये शब्द कभी पूरा नहीं हो सकता। इन्हें नक्सलाइट्स मूवमेंट के समय तमाम विरोधों के बावजूद प्लेस को एस्टैब्लिश करने के लिए खास तौर से जाना जाता है। 1970 में इन्होंने थिएटर को प्रोसिनियम से बाहर निकाला और उसे आम आदमी के बीच लेकर आए। इसके बाद 1976 में उन्होंने अपनी खुद की शताब्दी थिएटर कंपनी की शुरुआत की। थिएटर से जुड़ा हर व्यक्ति इस शख्स के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है और ये भी जानता है कि हमारे देश में थिएटर को वैल्यू इनकी कोशिशों और क्रिएटिविटी से ही मिली है। थिएटर की दुनिया में इन्हें बादल सरकार के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका असली नाम सुधींद्र सरकार है। सरकार का जन्म आज ही के दिन कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री तो ली,
लेकिन फिर जाधवपुर विश्वविद्यालय से आर्ट्स में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की। मास्टर्स में इन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर की स्टडी की। करियर की शुरुआत सरकार ने इंडिया, नाइजीरिया और इंग्लैंड के टाउन प्लानर के तौर पर की, जिसके बाद इन्होंने एक एक्टर के तौर पर थिएटर में अपनी एंट्री की और फिर निर्देशन के क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया। बहुत जल्द सरकार ने प्ले लिखना भी शुरू कर दिया और ये शुरुआत उन्होंने कॉमेडी प्ले से की। बादल सरकार ने हमेशा ही थिएटर एनवायरनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट कभी स्टेज के लेवल पर होते तो कभी कॉस्ट्यूम्स और प्रेजेंटेशन के लेवल पर जो भी हो, उनके इस ट्रीटमेंट ने जन्म दिया एक नई जनरेशन के थिएटर को। जिसे थर्ड थिएटर के नाम से जाना जाता है। थर्ड थिएटर की मदद से इन्होंने ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और रियल एक्सप्रेशंस के साथ एक्ट करने की शुरुआत की। बादल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1951 में अपने ही प्ले 12 तृष्णा से की। नाइजीरिया में काम करते हुए ही बादल ने अपना लैंडमार्क प्ले इबोंग इंद्रजीत 1963 में लिखा। यह प्ले आजादी के बाद युवाओं के मन में मौजूद अकेलेपन पर बेस्ड था, जिस कारण इसकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई। इसी सब्जेक्ट को उन्होंने अपने आगे के प्लेज बाकी इतिहास, प्रलाप, त्रिंशा, शताब्दी, पगला घोड़ा आदि में भी कंटिन्यू किया। उन्नीस 1967 में बादल ने शुरुआत की शताब्दी थिएटर ग्रुप की और उसका पहला प्ले इबोंग इंद्रजीत इन्होंने डायरेक्ट किया। यह प्ले 3 लोगों पर आधारित था। 1969 से इन्होंने इंडोर के साथ साथ आउटडोर थिएटर को शुरू किया और इसी के बाद कंटेम्पररी थिएटर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि अब लोगों और थिएटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलप होने लगी थी और इस तरह बादल की सोच से इंडियन थिएटर में एक्सपेरिमेंटल थिएटर की शुरुआत हुई। देखते ही देखते बादल स्ट्रीट थिएटर का उभरता हुआ चेहरा बन गए। सरकार ने अपना लास्ट थिएटर 2003 में किया, क्योंकि इसके बाद एक रोड एक्सीडेंट के कारण इनकी परफॉर्मेंसेस रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी। लेकिन बादल ने अपनी प्ले राइटिंग और रीडिंग चालू रखी। थिएटर में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए बादल को 1968 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1972 में पद्मश्री और 1997 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप रत्न सदस्य से नवाजा गया। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। 2009 में बादल की 85वीं सालगिरह के मौके पर 5 दिनों तक चले बादल उत्सव का आयोजन किया गया। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के लिए चुना, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सम्मान के लिए लोग इंतजार करते हैं, उस पद्म विभूषण को लेने से बादल ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह थी उनका कला प्रेमी होना, जिसके लिए वो पहले ही साहित्य अकादमी फेलो चुने जा चुके थे। बादल सरकार ने हमेशा ही अपने टाइम के डायरेक्टर्स, राइटर्स और थिएटर डायरेक्टर्स को प्रभावित किया। Badal Babu was one of the major influences on Indian writing as such. I think for our generation, what with his writing, Evam Inderjeet or Pagla Ghoda, so it was a whole generation that took its cues and went forward doing the kind of theatre which was going to become what all of us contemporary urban Indian theatre practitioners are about right now. He came at a point when Indian theatre was trying to find its own identity. I think his plays like Baki Itihas, Evam Indrajit really posed a very existentialist question about identity and about positioning. So I think that became very significant at that point of time. The soil he has created will ultimately be germinated by people who are as idealistic as Badal Babu is. और 2011 में थिएटर के इस शहंशाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम सब तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं।
और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से उन्हें सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम टेररिज्म के बारे में बात करते हैं तो हमारी कौम का एक बड़ा हिस्सा इसे मुसलमानों से जोड़कर देखता है। क्या लगता है आपको इस सोच के बारे में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि अगर इतिहास पर भी नजर डालें तो देश पर कुर्बान हुए कई ऐसे मुसलमानों के नाम दिखाई देंगे जिन्होंने आजादी के बाद पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को अपना देश माना और फिर इसके लिए अपनी जान तक दे दी। इसलिए सिर्फ कुछ लोगों के गलत इरादों की वजह से हम पूरी कौम पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसे ही जाबाज सिपाही थे जिन्होंने भारत को अपना वालिक चुना और इसी की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर दी। उस्मान का जन्म आज ही के दिन 1912 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। पार्टीशन के समय उस्मान बलूच रेजिमेंट में तैनात थे, लेकिन बंटवारे के बाद जब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तब इनकी पोस्टिंग डोगरा रेजिमेंट में कर दी गई। सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, उस वक्त उस्मान 77वीं पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें 50वीं पैरा ब्रिगेड की कमांड सौंप दी गई और इन्हें झांगर में तैनात कर दिया गया। उस्मान ने अपने सैनिकों को आगे की तरफ बढ़ने के लिए कमांड दी, लेकिन जनवरी-फरवरी 1948 में नौशेरा और झांगर में भयंकर गोलीबारी के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटाया। नौशेरा और झांझर दोनों ही जम्मू कश्मीर की संदिग्ध जगहें हैं, जहां दुश्मनों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद उस्मान को लायन ऑफ नौशेरा का नाम दिया गया। उस्मान एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने सेना की अपनी ड्यूटी के अलावा भी बहुत से लोगों की मदद की। उन्होंने नौशेरा में खाने की कमी से जूझते 150 अनाथ बच्चों को सपोर्ट किया। इन बच्चों को मिलाकर इन्होंने बालक सेना का गठन भी किया, जो कि युद्ध के समय खाना और जरूरी चीजें पहुंचाने में आर्मी की मदद करते थे। इसी साल यानी 1948 में पाकिस्तानी सेना और आदिवासी हमलावरों से लड़ते हुए उस्मान शहीद हो गए। उस्मान की ग्लोरी और बहादुरी का सम्मान करते हुए मौत के बाद इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्मान को दफनाया गया। 2012 में उनके जन्मदिन की शताब्दी मनाई गई। ये शताब्दी इंडियन आर्मी ने झज्जर में मनाई थी और आज हम यानी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम भी इन्हें सलामी देती है। इश्क सारी है
इश्क से है सारे आलम की। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बातें होती है फिर तकरारें, खींची है लकीरें जिस जमीन के पर न खींचू देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है एक ऐसा नाम जो ब्रिटेन में वुमेन सफरेज यानी महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए पहचाना जाता है। ये 19वीं सदी का वो दौर था जब महिलाओं को कुछ खास अधिकार नहीं दिए गए थे और उन्हें शादी करके घर संभालने जैसी जिम्मेदारियां ही निभानी पड़ती थीं। पर दोस्तों, कहते हैं कि आवाज को कितना भी दबाओ, आखिर में वो अपनी पहचान लोगों के बीच बना ही लेती है। आज ही के दिन 1858 में मैनचेस्टर में जन्मी इमेलीन प्रैंकहर्स्ट ही वो महिला हैं जिन्होंने समाज के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सफरगेट मूवमेंट की लीडरशिप संभाली और यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया। इमेलीन के पेरेंट्स पॉलिटिकली एक्टिव थे, जिस कारण 8 साल की उम्र में ही उन्हें वुमेन सफरेज मूवमेंट के बारे में पता चल गया था। इमेलीन के पेरेंट्स ने उनको शादी करने और एक अच्छी मां बनने के लिहाज से पाला था। 1878 में इमेलीन ने अपने से 24 साल सीनियर रिचर्ड पैंकहर्स्ट से शादी कर ली। रिचर्ड पेशे से वकील थे और महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने हमेशा ही इमेलीन की एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, फिर चाहे वो घर से की जा रही हों या बाहर से। अपने हस्बैंड की मदद से इमेलीन ने विमेंस फ्रेंचाइज लीग की शुरुआत की और धीरे धीरे इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। इस लीग में मैरिड और अनमैरिड दोनों ही तरह की महिलाओं की वकालत की गई। 1898 में अपने हस्बैंड की मौत के बाद इमेलीन ने विमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन यानी WSPU की शुरुआत की। ये संस्था सिर्फ कहने पर नहीं बल्कि करने पर यकीन करती थी, जिसके चलते इमेलीन, उनकी बेटियों और ग्रुप के कार्यकर्ताओं को जेल हुई। लेकिन यहाँ भी इनकी लड़ाई जारी रही। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सबने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसी तरह इमेलीन और उनके साथी जेल से बाहर आ गए और फिर अपनी लड़ाई की शुरुआत की। अचानक 1913 में WSPU से कुछ लोग अलग हो गए, यहाँ तक कि इमेलीन की अपनी 2 बेटियां भी। ये दूरियां वक्त के साथ और भी बढ़ती गईं। 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ने 30 साल के बाद महिलाओं को वोट देने के अधिकार को मान्यता दे दी। इस सफलता के साथ ही इमेलीन ने WSPU को विमेंस पार्टी में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसी पार्टी थी जो महिलाओं को समाज का हिस्सा बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस पार्टी ने नौकरी से लेकर हर सोशल एक्टिविटी में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी पर जोर दिया। We in this country must do more than we have yet done to support our splendid allies, who so far have suffered the worst of the enemy's attacks. We must do more to save the liberties which the enemy would destroy. We must do more to save this country and the empire. In short, we must win. इमेलीन प्रैंकहर्स्ट की ये पार्टी अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन इस पार्टी से इमेलीन का नाता 14 जून 1928 में उस वक्त टूट गया जब उन्होंने इस दुनिया में अपनी आखिरी सांसें पूरी की। फिजिकली आज इमेलीन इस पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी सोच और उनके उसूल अभी भी यहाँ साफ नजर आते हैं। इस लड़ाई की महान योद्धा को आज उनके जन्मदिन पर हम याद कर रहे हैं, पर उनको असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हर महिला अपनी वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति, फिर मिलते हैं आपसे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,